सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ओके, सो जो चैप्टर 1 है इसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है। ठीक है। नाउ एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि किसी भी चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या गिवन है वो जानने के लिए या तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं या फिर हम ओवरव्यू पढ़ते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्विच टू द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो ओवरव्यू में क्या लिखा हुआ है? ओवरव्यू में लिखा हुआ है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। ओके, दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में डेमोक्रेसी का सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ नहीं है, डेफिनेशन को बिल्ड किया गया है। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्ट गिविंग द डेफिनेशन एंड बिल्डिंग द डेफिनेशन। मीन्स तुम्हें डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा गया है दो लाइन में डिफाइन करके कि हम इसको डेमोक्रेसी कहते हैं या उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया गया है, डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को धीरे धीरे करके समझाया गया है। ठीक है, 1 या 2 लाइन में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पॉसिबल नहीं हो सकती है। डेमोक्रेसी को समझना होता है, डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। So this chapter is building a simple definition of democracy step by step. Okay, we work out the meaning of terms involved in the definition. Okay, see this is very important. Suppose democracy के definition में 10 words हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में 10 वर्ड्स हैं, दिस 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 दिस। सो इस चैप्टर में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके हर एक वर्ड को भी डिफाइन किया गया है। ओके, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना ज़रूरी है, इसीलिए कहा गया है कि हम इसको बिल्ड कर रहे हैं डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को। इसके डेफिनेशन में एक एक जो टर्म है उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है इस चैप्टर में। ओके, नाउ द एम here is to understand clearly the bare minimum features of democratic form of government. See, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। सी, इस चैप्टर में बताया गया है, इस चैप्टर का जो मेन एम है वो बताया गया है कि किसी भी सरकार को, किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए मिनिमम क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब तुम्हें एग्ज़ाम पास करना होता है तो मिनिमम क्राइटेरिया होता है 33%। ओके, सो किसी भी सरकार को डेमोक्रेटिक सरकार कहने के लिए या कहलवाने के लिए बेयर मिनिमम से मिनिमम क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, तभी हम उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। सो उस बेयर मिनिमम क्राइटेरिया को डिस्कस किया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना वो एक सब्जेक्टिव टर्म है, उसमें वेरिएशंस होते हैं। सपोज यूएसए का डेमोक्रेसी है और इंडिया का डेमोक्रेसी है, यूएसए के डेमोक्रेसी में और इंडिया के डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ऑल्दो बोथ आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज बट देयर डेमोक्रेसीज आर डिफरेंट। okay, the way the democracy functions in both these countries are different. That is why you cannot say that this is complete democratic, this is what not a democratic. There can be a midway also. Okay, so when there is a midway, then we give minimum criteria. Means, for example, you are having a test of 100 marks, so all the people who are above 33% they will be passing the exam. Okay, means एनीबडी हु हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, उसके 50 मार्क्स भी आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, 95 भी आ सकते हैं, बट मिनिमम मार्क्स 33 तो होना ही चाहिए। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है ना, किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं वो तो फुलफिल करने ही होते हैं, भले ही वो और क्राइटेरिया फुलफिल ना करे बट कुछ क्राइटेरिया तो उसे फॉलो करने ही होते हैं। सो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक डेमोक्रेसी दूसरे डेमोक्रेसी से टोटली डिफरेंट है। इंडिया का डेमोक्रेसी, यूके का डेमोक्रेसी, बोथ आर डिफरेंट। यूके तो डेमोक्रेटिक कंट्री, यस यूके भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूके का, यूएसए का, इन सब का जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया की डेमोक्रेसी से थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि एक्चुअली क्या क्या डिफरेंसेस हैं डिटेल में। ओके, सो basically, the aim of this chapter is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government. Bare minimum features, minimum criteria for a government to be called as a democratic government. Now, after going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स इस चैप्टर को ख़त्म होते होते हमें समझ में आने लगेगा कि कौन सा जो देश है, देश ए और देश बी, ये कौन सा डेमोक्रेटिक है एंड विच वन इज़ नॉन डेमोक्रेटिक, राइट, आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर. Now, towards the end of this chapter, we step beyond the minimum objective and introduce a broader idea of democracy. Yes, as I have told you, means first of all you have to bring 33% marks ना. सबसे पहले तुम्हें पास होना पड़ेगा, उसके बाद तुम रैंक लाने की बात कर सकते हो ना. सबसे पहले पास तो होना पड़ेगा, फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि फर्स्ट रैंक और सेकेंड
सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक लाना है, या टॉप 10 में आना है, टॉप 5 में आना है, देन ओनली यू विल डिसाइड अबाउट रैंकिंग. सो यहाँ पे वंस बेयर मिनिमम क्राइटेरिया इज डिफाइंड, उसके बाद डेमोक्रेसी के डेफिनेशन को एक्सपैंड किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, टोटल 10 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाने का. ओके, एक बार जब 10 के 10 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो हम कहते हैं यस, दिस कंट्री हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. उसके बाद 10 में और एडिशनल 50 और फिर 100 क्राइटेरिया ऐड कर दिए जाते हैं और बताने के लिए कि डेमोक्रेटिक तो है लेकिन कितना बेटर डेमोक्रेसी है उस देश में. समझ में आ रहा है? दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस थिंग. तो सबसे पहले एक बेयर मिनिमम डिसाइड किया गया है 33%. उसके बाद डिसाइड किया है कि 90 आ रहा है, 95 आ रहा है, या फिर 100 मार्क्स आ रहे हैं बच्चे के. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. मीन्स सबसे पहले डिसाइड करना है कि वेदर अ कंट्री इज डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक. वंस इट इज़ डेमोक्रेटिक देन इट हैज़ टू बी डिसाइडेड कि वो कितना बेटर डेमोक्रेसी है. ठीक है, उसका डेमोक्रेसी कितना रोबस्ट है, कितना ज़्यादा ब्रॉडर है. ठीक है, डेमोक्रेसी में कितने मार्क्स आ रहे हैं उस देश के. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर. ओके, सो इसमें यही लिखा है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी स्टेप बियॉन्ड मिनिमम ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, नाउ democracy is the most prevalent form of government in the world today and it is expanding to more countries. इसका मतलब यह है कि आज की दुनिया में जो सबसे प्रिवेलेंट, सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा अवेलेबल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, अब तुमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तुमने बेसिकली क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल. ओके, नाउ ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये बहुत सारे देशों में है. ठीक है, और ये बढ़ रहा है. जितने भी देश हैं जिसमें डेमोक्रेसी है वैसे देशों की जो संख्या है वो बढ़ रही है. ठीक है, पहले डेमोक्रेसी नहीं होती थी. डेमोक्रेसी मीन्स जो लीडर है, सरकार का जो लीडर है वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले होता था रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, रिपब्लिक से भी पहले होता था मोनार्की होता था. मीन्स एक राजा का बेटा ही राजा बनता था. लोगों के पास चॉइसेस नहीं होते थे. ठीक है, लोगों के पास चॉइसेस नहीं होते थे. यहाँ पे आई वुड लाइक टू करेक्ट कि रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ एंटायरली डिफरेंट टॉपिक. आई वांट टू से दैट कि अभी बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी होती है और पहले क्या होता था, पहले मोनार्की होता था. मीन्स लोगों के पास बिल्कुल भी चॉइसेस नहीं होते थे अपने लीडर्स को सिलेक्ट करने का. बट अब है, और ऐसे देश जिसमें ये राइट्स दिए जा रहे हैं लोगों को अपने लीडर्स को चूज़ करने का, वैसे देशों का नंबर बढ़ता जा रहा है. Okay, so democracy is the most prevalent form of government in the world today and it is expanding to more countries. But why is it so? लेकिन ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में कि मैक्सिमम कंट्रीज डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रही हैं? What makes it better than other forms of government? See, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, वो ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, वो मोनारिकल होना चाहिए, वो रिपब्लिक होना चाहिए, वो डिक्टेटोरियल होना चाहिए. क्या होना चाहिए, किस किस टाइप का होना चाहिए? तो मैक्सिमम कंट्रीज़ ने प्रेफर किया है डेमोक्रेसी को. सो डेमोक्रेसी में ऐसी कौन सी खास बात है जो लोगों ने सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी को ही चूज़ किया है? ठीक है, सो दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू आंसर इन द चैप्टर. दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर. ओके, सो इस चैप्टर का अगला जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि डेमोक्रेसी ही क्यों. ठीक है, पहला क्वेश्चन कि ऐसा डेमोक्रेसी में क्या है जो कि डेमोक्रेसी हर देश में फैलता जा रहा है. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, व्हाट आर द मिनिमम ऑब्जेक्टिव्स for a country to fulfill so that it can be called as a democratic. Also we will see the broader idea of democracy. ठीक है, एक बार मिनिमम डेफिनेशन समझ में आ जाए, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में हम जाएंगे. सो दीज आर गोइंग टू बी द फर्दर कंटेंट्स ऑफ द टॉपिक. दिस वाज ओनली द इंट्रोडक्टरी चैप्टर. ओके, एंड ठीक है, वी विल सी यू सून in the next lecture for the subsequent topics. Okay, so till then, bye bye and take care. Thank you so much.